हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स एजुकेशन टाइम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 329 जेजी का जो हमारा कोड का जो पेपर है, इसका मैं फुल आज आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको पता ही होगा, ठीक है गाइस। तो उसका सोल्यूशन आज मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला एमसीक्यू है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपसे पूछ रहा है राष्ट्र के धन यानी वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक, ठीक है, नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी। तो यार इसका आपका जो सही आंसर होगा वो एडम स्मिथ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू जो है हमारा दूसरा एमसीक्यू, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है। तो इसमें जो हमारा सही सूत्र होगा वो डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। ओके, डी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ठीक है, MCN = TCN - TCN -1। ओके, तो ये हमारा सही एमसीक्यू हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3 क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 3 जो बोल रहा है वो औसत स्थिर लागत वक्र डैश क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा गिरता है, ठीक है। औसत स्थिर लागत वक्र जो है गिरता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो जब आप अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए तो औसत स्थिर वक्र जो है वो गिरता है। ओके, तो 3 एमसीक्यू हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा एमसीक्यू क्या कह रहा है आपका, चौथा एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। सो भाई साहब, इसमें जो होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा साख सृजन। ओके, इसमें आपका हो जाएगा साख सृजन, सॉरी। ओके, सो इसमें आपका जो सही आंसर होगा साख सृजन हो जाएगा, क्योंकि सरकार का बैंक होता है, आप सभी जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और मौद्रिक नीति का निर्धारण भी यही करता है और साख नियंत्रण भी यही करता है, लेकिन आपका जो साख सृजन है ये आपका नहीं करता है, ठीक है। अगले एमसीक्यू पे आते हैं। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हम सभी जानते हैं, उसे रेपो दर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेपो दर। इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रेपो दर, ठीक है। जो मतलब जो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक होते हैं उससे कर्जा लेते हैं तो उसे रेपो कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर ये है हमारा दूसरा, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। तो इसमें से यार जो इसमें आपका जो सही जो आपको सेटिस्फाई होगा वो बी नंबर होगा, MPC + MPS = 1 होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका सही हो जाएगा। अब आपका है सरकारी बजट में ऋण बराबर है, ठीक है, सरकारी बजट में ऋण बराबर है। सो इसमें आपका जो हो जाएगा राजकोषीय, ठीक है, इसमें आपका राजकोषीय घाटा सही हो जाएगा। सरकारी बजट में जो ऋण बराबर होता है वो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है हमारा जो ऋण, ठीक है, यानी ऋण मतलब उधार, ठीक है। तो इतने एमसीक्यू हो गए, आगे थोड़े और एमसीक्यू हो रहे, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 8, निम्नलिखित में से गैर कर राजस्व है। तो गैर कर राजस्व कौन, इसमें आपका लाभांश होगा, ठीक है, लाभांश आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है 9वां, पहचानिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है। मतलब कोई 3 इसमें विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत है और कोई एक है जो नहीं है, ठीक है। तो यार इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा बी होगा। भारत में रहने वाले जो विदेशी हैं उनके द्वारा विदेशों में अपने परिवारों को जब वो धन प्रेषित करते हैं यानी धन भेजते हैं तो उन्हें मतलब अपनी जो है कंट्री के हिसाब से जैसे डॉलर में भेजना होगा, ठीक है। तो हमारे देश में जो भी कंट्री जो आपका मनी है उसको कन्वर्ट करके भेजना होगा उस देश की करेंसी में, ठीक है। और बाकी सब इसमें जो है स्रोत हैं, बट इसमें जो स्रोत नहीं है वो भी होगा, ठीक है। 10वां जो है आपका क्या है, दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर कौन तय करता है। तो दो देशों के बीच में जो विनिमय दर होता है वो हमारा मुद्रा की मांग एवं पूर्ति, इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, कौन तय करता है, तो मुद्राओं की मांग और पूर्ति तय करता है कि दोनों देश के बीच की विनिमय दर क्या होगा। तो 10 ही एमसीक्यू है हमारे, ठीक है, आपका अर्थशास्त्र में।
100 नंबर का पेपर, ये वही चीज़ है यार, देखो आपका इंग्लिश में वही चीज़, ओके वही चीज़ है आपका इंग्लिश में, देख सकते हैं वही चीज़ है आपका इंग्लिश में। तो आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु में, तो अति लघु में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए, ठीक है, इसका अर्थ आपको समझाना था, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, मांग की लोचन को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखने थे, ये आपका 3 नंबर का MCQ था, ठीक है। 14वां क्या है, स्टॉक तथा प्रवाह में क्या अंतर होता है, 3 नंबर के लिए, स्टॉक और प्रवाह में सभी 3-3 नंबर के हैं, आप देख सकते हैं सभी आपके 3-3 नंबर के थे। 15वां क्या है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ लिखनी थी आपको। आप जानते हैं जो आपका नेशनल इनकम जो होता है उसको कोई मेज़रमेंट करने के 3 आपके कोई रीजंस लिखने थे, जो कि सिंपल थे, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में आप लोग, ओके। सो 16वां क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 सीमाएं बताइए, लिमिट बतानी थी, जो कि बहुत ही सिंपल थी, आप सभी ने लिखा होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली आप जानते हैं, जब कोई मतलब उसमें क्या होता है, जो मुद्रा के बजाय कोई वस्तु का आदान प्रदान होता है, जैसे मेरे को गेहूं की ज़रूरत है, सामने वाले बंदे को चावल की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसने मेरे को गेहूं दे दिया, मैंने उसे चावल दे दिया, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है गेहूं की कीमत कुछ और चावल की कीमत कुछ और हो, ठीक है। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली है, जो कि एकदम कॉमन से सवाल थे, ठीक है, इसमें आपके 3-3 नंबर वाले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी है आपका केंद्रीय बैंक की, क्या है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल बैंक की आपकी देनी थी। यदि प्रयोज्य आय 1000 करोड़ है, उपभोक्ता स्तर 700 करोड़ है, तो औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति ज्ञात करनी थी आपको। ये आपका आई थिंक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है आपका 3 नंबर के लिए, ये न्यूमेरिकल आपको करना था, ओके। अब क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 19वां क्या है, 19वां क्वेश्चन प्रश्न आपका, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होती है, रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करें, ठीक है। रेखा चित्र आपने पढ़ा होगा, जो आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, उस ग्राफ के माध्यम से आपको इसमें प्रदर्शित करना था। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को दिखाइए, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है, बट ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन कुछ और है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, आप जानते हैं कि मतलब जो कंज्यूमर राइट होते हैं, कंज्यूमर राइट नहीं, जो कंज्यूमर जो मतलब ये संतुलन होता है, मतलब बाज़ार में किस तरह से संतुलन बनाया जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, संतुलन। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था आपका, सिंपल ही था आपका, एक तरह से आप लोग पढ़ के गए होंगे तो बहुत ही ईजी सवाल थे। तो उत्पादन लागत का अर्थ बताना है, ठीक है, इसमें आपको चित्र की सहायता से औसत लागत को समझाना था, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपको बताना था इसमें, ये भी आपका, ठीक है, 3+3 6 नंबर का ये भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत के राष्ट्रीय उत्पाद की व्याख्या करते हुए अंतर स्पष्ट करना था, ठीक है, अंतर स्पष्ट करना था इसमें आपको। 23वां क्या है, संतुलित बजट तथा असंतुलित बजट को समझाना था, क्या संतुलित बजट सरकार की उपलब्धि है। भाई देखो, संतुलित बजट जो है ना, वो बहुत ही अच्छा बजट होता है। संतुलित बजट यहाँ पे आपसे देखिए, यहाँ से आपको बताना था संतुलित और असंतुलित में अंतर, और क्या संतुलित बजट सरकार की उपलब्धि है, जी हाँ है, संतुलित बजट है। क्योंकि संतुलित बजट क्या होता है, वो एक मतलब विकसित देश के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है कि उसको एक संतुलित बजट मिले, बिकॉज वहाँ पे अगर आपको संतुलित बजट नहीं मिलेगा, आप संतुलित किसी एक चीज़, जैसे आपने डिफेंस में ज़्यादा खर्च कर दिया और आपने हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च ही नहीं किया, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो एक संतुलित बजट होना चाहिए जिसमें दोनों में संतुलन बना रहे सभी चीज़ों में, ठीक है। 24वां देख लीजिए, भुगतान शेष के चालू खाते एवं पूंजी खाते से क्या समझते हैं। चालू खाता आप सभी जानते होंगे यार, ठीक है, और पूंजी खाता भी जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुल उत्पाद, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कुल उत्पाद की सीमांत उत्पाद वक्रों की सहायता से परिवर्ती अनुपातों के नियम की व्याख्या करनी थी,
और ये आपका आप देख सकते हैं 10-10 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। ये सभी आपके 10-10 नंबर के सवाल हैं। ये देखिए 25वां सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। 10 नंबर का ये भी आपका था, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए अथवा में एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपको आय दिया गया है, ठीक है, और उपभोग दिया गया है, ठीक है, और निम्नलिखित समकों के सीमांत, ठीक है, समकों के सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग की प्रवृत्ति ज्ञात करनी थी, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल था 10 नंबर का, ठीक है, ये करना था। ये वही चीज़ इंग्लिश में। 27वां देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में अधिमांग क्या होती है, इसे नियंत्रित करने के उपाय। और अथवा में आप देख लीजिए, अनैच्छिक रोजगार का अर्थ लिखिए। अनैच्छिक रोजगार के उत्तरदायी कारण का वर्णन करना था, 10 नंबर का था आपका, ठीक है। 10 नंबर का देख सकते हैं, ओके, 10 नंबर का था। तो यार अनैच्छिक रोजगार आप सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी था यार, आपका 10 नंबर में था। एटलीस्ट आपने 5-6 नंबर तो स्कोर कर ही देंगे इसमें आप, अगर आपने लिखा होगा तो अनैच्छिक रोजगार क्या होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है पेपर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका पेपर ख़त्म होता है। ये पेपर था आपका अर्थशास्त्र का, ठीक है। अर्थशास्त्र कोड जो है आपका 329 JG, ये आपका मेरठ साइड आया था, ठीक है। आप बताना कि आपके साइड आया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपकी क्या आपकी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये कोड आया था। तो ये मेरठ साइड का है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ऐसी एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।